वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप लोग की जैसे डिमांड थी सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर और भी वीडियो लेक्चर बनाइए, तो यहाँ पे मैंने वीडियो लेक्चर की एक नई सीरीज स्टार्ट करी है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर, जिसमें ओवरऑल हम यहाँ पर 6 लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा पहला लेक्चर था रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी में हमारा थर्ड लेक्चर होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, फोर्थ लेक्चर होगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड डायग्राफ ऑफ रिलेशन, एंड फिफ्थ लेक्चर होगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इन पोसेट, एंड द लास्ट लेक्चर हमारा होगा हेज डायग्राम। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया था और उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व कराए थे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ लेट स्टार्ट। वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे कंपोजिट रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। इसमें स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक होगा कंपोजिट रिलेशन। सेकंड, इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन विद एग्जांपल। यहाँ बहुत सारे हमारे रिलेशन होते हैं, उन रिलेशन को किस प्रकार से डिफाइन किया था वो उसके बारे में बताया जाएगा। साथ में उसके कुछ सॉल्व प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपको दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन किसे कहते हैं? यदि हम कंपोजिट रिलेशन के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे 3 सेट्स होते हैं ए बी सी, और उसके बिहाफ में हमारे पास 2 रिलेशन होते हैं आर और एस। तो किस प्रकार से हम मैथमेटिकली इसको लिखते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से कि इफ ए बी सी आर 3 सेट्स एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी and S is a relation from B to C, then the composite relation of two relation R and S is a relation from set A to C। तो यहाँ पर हमारे पास composite relation क्या होता है? A to C होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉर्ट से, ठीक है। यहाँ पर सॉर्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है, रॉस नहीं लिखा जाता है। इसको मैथमेटिकली कुछ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हम कहीं पर सॉर्ट लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि X एक ऑर्डर्ड पेयर होगा XZ, देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास एलिमेंट y होगा b के अंदर। वो इस प्रकार से होगा कि xy जो है r के अंदर है और yz जो है वो हमारा होगा yz जो होगा वो हमारा पास होगा s के अंदर। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर सॉर्ट डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम कहीं पर सॉर्ट डिफाइन कर रहे हैं तो सॉर्ट डिफाइन करने का मीनिंग हमारे पास ये निकाला जाता है कि जो सबसेट होता है वो हमारा सबसेट होता है वो a क्रॉस c का सबसेट होता है, यानी कि ये एक रिलेशन होता है ए से सी के अंदर। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से यहाँ पर और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप इसको ऐसा समझिए कि अगर एक्स वाई अगर आर के अंदर है और वाई जेड अगर एस के अंदर है, तो ऐसी कंडीशन में एक्स जेड जो होगा वो सॉर के अंदर होगा। क्या होगा? सॉर के अंदर होगा। रिवर्स ऑर्डर की फॉर्म में हमारे पास ये एलिमेंट आता है। प्लस हम यहाँ पर आर ओ एस ना लिखते, हम यहाँ पर एस ओ आर लिखते हैं, एस सर्कल आर। इसको रीड कैसे करते हैं? एस सर्कल आर। ओके, अब यहां पर इसको ग्राफिकली इसको हम समझते हैं। ग्राफिकली इसको किस प्रकार से, मान लीजिए हमारे पास 3 सेट हैं ए बी सी, और हमारे पास ए से पी के बीच में रिलेशन है आर, ठीक है, और बी से सी के बीच में रिलेशन है एस। तब ए से सी के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम बोलेंगे यहां पर सॉर। ओके, ए से सी के बीच में रिलेशन जो होगा उसे सॉर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसी का अगर रिवर्स ऑर्डर अगर हम यहां पर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, यदि yz जो है s इनवर्स के अंदर है और yx जो है r इनवर्स के अंदर है, ध्यान दीजिएगा, zy जो है s इनवर्स के अंदर है, yx अगर r इनवर्स के अंदर है, तो zx जो होगा वो सॉर इनवर्स के अंदर कहा जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर को थोड़ा ध्यान से समझना है कि सॉर इनवर्स सॉर में होगा xz टाइप के एलिमेंट, और सॉर इनवर्स में जो होंगे वो zx टाइप के एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि सॉर इनवर्स जो होता है वो r इनवर्स अंडर सर्कल एस इनवर्स के बराबर होता है। हम आगे चल के इसका प्रूफ भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इक्वल होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर आपको सॉर्ट निकालना सिखाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक सेट एज्यूम कर लिया है 1 2 3, बी हमने ले लिया है पी क्यू आर, और सी हमने ले लिया है एक्स वाई जेड। लेट द रिलेशन आर 1p 1r 2p 2q, एस हमने लिया पी वाई क्यू एक्स क्यू वाई और आर जेड,
और हमें यहाँ पर इवेल्युएट करना है सौर। अब ये सौर निकाला कैसे आएगा, इस सौर को निकालने का तरीका क्या होगा। तो हमने यहाँ पर गिवन ले लिया ए बी सी। अब जैसे कि हम जानते हैं कि आर जो है एक रिलेशन है जो कि सबसेट है ए क्रॉस बी का। किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। सिमिलरली एस जो है हमारे पास रिलेशन है जो कि सबसेट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। ओके, तो डेफिनेटली सौर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस सी का सबसेट होगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सौर वी हैव xy belongs to r and yz belongs to z, yz belongs to s and xz belongs to सौर। अब देखिए कंसिडर कर लिए हमारे पास यहाँ पर तीन सेट है ए बी और सी। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास वन जो है वो किससे कनेक्टेड है, पी से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भाई वन पी से कनेक्टेड है कुछ इस प्रकार से। वन और इसके साथ आर से भी कनेक्टेड, तो हमने वन को आर से कनेक्ट कर दिया है। देन टू हमारे पास कनेक्टेड किससे, पी से कनेक्टेड है, तो हमने टू को पी से कनेक्ट कर दिया है और टू क्यू से भी कनेक्टेड है। अब यहां पर हमें यह देखना है कि जो P जो है वो कनेक्टेड हमारा है किससे है, Y से। तो P अगर Y से कनेक्टेड है तो P को Y से कनेक्ट कर देंगे और साथ में Q जो है X से कनेक्टेड है कुछ इस प्रकार से। ओके राइट, और साथ में हमारा R जो है वो Z से कनेक्टेड, तो R हमारा Z से कनेक्ट। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब हम सौर जब निकालते हैं तो सौर किस प्रकार से निकाला जाता है। आप देखेंगे कि वन हमारा कनेक्टेड है P से, वन हमारा कनेक्टेड है P से, लेकिन P हमारा कनेक्टेड है Y से। तो इसका मतलब है कि मेरे पास पहला एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा 1y। ओके, देन 1 मेरे पास R से कनेक्टेड है और R किससे कनेक्टेड, Z से। इसका मतलब सेकंड एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा 1z। सिमिलरली 2p से कनेक्टेड है, 2p से कनेक्टेड है और P जो है Y से कनेक्टेड है, तो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 2y। ओके, देन 2q से कनेक्टेड है, q y से कनेक्टेड, तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 2y, यानी कि रिपीट हो गया 2px। सॉरी यहां पर हमारे पास x लिखा आएगा और साथ में हमारा नेक्स्ट जो है, तो इस प्रकार से हम यहां पर कंपोजिट रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमारा कंपोजिट रिलेशन क्या आएगा भाई, 1y 1z 2y 2x, क्योंकि यहां पर एलिमेंट रिपीट है तो इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है, एक ही बार वो लिखा जाता है। तो रिलेशन इस प्रकार से हमारे सौर इस प्रकार से इवैल्यूएट किया जाता है। आइए नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है आर। हम ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, आर और एस हमारे पास दो रिलेशन है सेट ए के अंदर। आर हमारे पास है 1 2 3 4 1 2 2, एस हमारा है 4 2 2 5 और 3 1 और 1 3। अब यहाँ पे मैं आपको और भी रिलेशन यहाँ पर निकालने बता रहा हूँ कि भाई सौर कैसे निकाला जाता है, रॉस कैसे निकाला जाता है, आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आर स्क्वायर मीनिंग में आपको प्रीवियस लेक्चर बताया कि आर स्क्वायर का मतलब आर ओ एस की फॉर्म में लिखा जाएगा। एस स्क्वायर निकालना कैसे निकालेंगे, देन साथ में आर सौर कैसे निकालेंगे, रॉस आर कैसे निकालेंगे, रॉर कैसे निकालेंगे और एसओएस कैसे निकालेंगे। तो यहां से आप बेहतर तरीके से करेक्ट हो सकते हैं कि किस प्रकार से कंपोजिट रिलेशन के अंदर ये वैल्यू इवैल्यूएट की जाती है। तो डिफरेंस, अगर आपने मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हुए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेट ए और साथ में हम यहाँ लिख लेते हैं आर जो है हमारा सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है, और एस हमारा सबसेट है ए क्रॉस ए का, क्योंकि यहाँ पर ए के सेट है इसलिए वो ए क्रॉस ए के ही सबसेट होंगे। अब सबसे पहले निकालना चाहते हैं सौर। अब देखिए जब सौर जब निकालना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप सौर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पहले आर लिखेंगे, देन उसके बाद एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले आर लिखेंगे और फिर एस लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद हम निकालेंगे सौर। तो सौर कैसे निकाले, 1 कनेक्टेड है हमारे पास 2 से और 2 यहां पर कनेक्टेड है 2 से। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी 1 हमारा कनेक्टेड 2 से और 2 कनेक्टेड हमारे पास है 5 से। पहला हमारे पास ये रिलेशन इसके साथ मिल जाएगा, यानी कि पहला एलिमेंट होगा 1 5। 3 4 से कनेक्टेड और 4 जो है केवल 2 से कनेक्टेड, तो नेक्स्ट हमारा पास एलिमेंट हो जाएगा 3 2। इसी प्रकार जब 2 2 जो हमारे पास है वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास केवल ये दो ही एलिमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, यानी कि 1 5 3 2 और 2 5। ओके, तो अब हमारे पास जो हमने यहाँ पर समझा उसको अब इस प्रकार से भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें निकालना है रॉस। तो रॉस कैसे निकालते हैं, तो चूंकि हमें रॉस निकाला तो पहले एस लिखेंगे फिर आर लिखेंगे। तो पहले एस लिखा फिर हमने आर लिखा। अब हम देखेंगे, पहले हम 4 2 के बारे में बात करें। तो 4 2 हमारे पास सेकंड एलिमेंट 2 है और 2 हमारे पास यहाँ पर कौन है, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि 4 2 जो है 2 2 से कनेक्टेड, यानी कि पहला एलिमेंट मेरे पास आ गया 4 2।
नेक्स्ट मेरे पास 2 5 2 5 जो है इसमें 5 एलिमेंट ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। 3 1 जो है हमारे पास 1 2 से कनेक्टेड यानी कि हमें 3 2 मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद 1 3 और 1 3 जो हमारे पास है 3 4 से यानी कि हमें नेक्स्ट मिलेगा 1 4 यानी कि हमारे पास जो 3 एलिमेंट यहाँ पर जो आने वाले तो पहला एलिमेंट क्या होगा 4 2, दूसरा एलिमेंट क्या होगा 1 2 और तीसरा एलिमेंट क्या होगा 3 4, कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे रॉस निकाला। अब नेक्स्ट हम क्या निकालने वाले हैं इसके अंदर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है आर सर्कल आर सर्कल आर हम निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर आर ले लिया, तो आर हमने पहले ले लिया, बाद में भी हमने आर ले लिया क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। अब देखिए अगर हमें आर और आर निकालना है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा 1 2 है, 1 कनेक्टेड है 2 और 2 कनेक्टेड किससे हमारे पास है यहाँ पर 2 से, तो ये वाला एलिमेंट जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। 3 4 है और 4 यहाँ पर किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये कि ये किसी से भी अटैच नहीं होगा। 2 2 है और 2 2 क्या 2 2 से ही है। दैट मीन इसका मतलब ये निकलता है हमारे पास कि इसमें केवल हमारे पास दो ही एलिमेंट आएंगे 1 2 कनेक्टेड टू दिस एंड 2 2 यानी कि इससे हमारे पास ये वाला एलिमेंट कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से रॉड निकालते हैं और इस रॉड को हम यहाँ पर आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट निकालेंगे सॉस यानी कि एस स्क्वायर। अब एस को हम पहले लिख लेंगे, देन दूसरे वाले एस को लिख लेंगे। अब हम देखते हैं 4 कनेक्टेड 2 से। अब 2 किससे कनेक्टेड है, इस वाले 2 से कनेक्टेड, इसका मतलब ये कि ये इसके साथ चले आएगा। 2 5 से कनेक्टेड है और 5 यहां पर किसी से भी कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। 3 1 से कनेक्टेड है और 1 जो है 3 से कनेक्टेड, इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। 1 3 से कनेक्ट, 3 यहां पर 3 1 से कनेक्ट, इसका मतलब ये एलिमेंट इससे कनेक्ट हो जाएगा। इट मींस दैट अगर हम सॉस निकालेंगे तो सॉस में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो पहला एलिमेंट क्या हो गया 2 5, दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 3 और तीसरा एलिमेंट क्या होगा 3 1। तो यहां पे इस प्रकार से हमारे ये 3 एलिमेंट इसमें सॉस में निकाले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर सर्कल एस सर्कल आर को। अब देखिए अगर हमें आर सर्कल एस सर्कल आर को निकाला तो पहले हमें लिखना है सॉर के एलिमेंट की वैल्यू जो हमने देखी थी, जो हमने निकाली थी, तो हमने सॉर के एलिमेंट की वैल्यू लिख ली। देन उसके बाद हम एस आर की वैल्यू लिखेंगे। अब 1 से 5 अगर मेरे पास आ रहा है तो देखो 5 1 इज कनेक्टेड टू 5 है ना, और 5 किससे कनेक्टेड है यहाँ पे किसी से भी नहीं, इसका मतलब ये एलिमेंट हमारे पास मतलब ये हमारा किसी से कनेक्टेड नहीं है। 3 2 है, अब 3 2 जो है हमारे पास इस 2 2 से कनेक्टेड, इसका मतलब कि पहला एलिमेंट क्या होगा 3 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ 2 5 और 2 5 हमारा कहीं से भी कनेक्टेड नहीं, यानी कि ये भी हमारा नहीं है, यानी केवल ऊपर वाला एलिमेंट केवल एक ही बार हमारा लिखा आएगा। तो इसका मतलब ये होगा आर सर्कल एस सर्कल आर में केवल एक ही एलिमेंट होगा जो कि होगा 3 2। ओके, नेक्स्ट निकाल रहे हैं आर सर्कल एस सर्कल आर। अब आर सर्कल एस सर्कल आर निकाले तो पहले हम आर को लिखेंगे, देन उसके बाद हम आर सर्कल एस को लिखेंगे। तो हमने आर लिखा, देन उसके बाद हमने आर सर्कल एस को लिखा। अब यहां पर देखेंगे 1 कनेक्टेड है 2 से, अब 2 किससे कनेक्टेड हमारा है, किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब है कि हम इसको किसी हटा देंगे। 3 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 2 से, इसका मतलब है कि ये हमारे पास पहला एलिमेंट हमें भाई मिल गया, यानी कि 3 2 हो गया। देन 2 2, तो 2 2 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी हमारा हट गया, यानी कि हमारे पास केवल इसमें एक ही एलिमेंट आएगा जो कि होगा 3 2। ओके, नेक्स्ट इवैल्यूएट करना है हम यहाँ पर आर सर्कल आर, है ना, यानी कि हम यहाँ पे इस वाले आर को हम पहले लिखेंगे और इस आर सर्कल आर को हम बाद में लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से। तो अब 1 कनेक्टेड 2 से, 1 कनेक्टेड 2 से, और 2 किससे कनेक्टेड 2 से, यानी कि इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट इसके साथ अटैच हो जाएगा। 3 कनेक्टेड है 4 से, 4 किसी से भी कनेक्टेड नीचे नहीं है, तो ये हट जाएगा। 2 कनेक्टेड 2 से, 2 कनेक्टेड 2 से, और ये वाला एलिमेंट हमारे पास इसके साथ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो एलिमेंट मेरे पास आएंगे, पहला आएगा 1 2 और दूसरा आएगा 2 2। ओके, नेक्स्ट हमारा है एस सर्कल एस। ओके, तो पहले हमने एस को लिखा, देन उसके बाद एस सर्कल एस को लिखा। आप देखें हम यहां पर 4 कनेक्टेड है 2 से, और 2 यहां पर किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो यानी कि ये एलिमेंट किसी से भी कनेक्टेड नहीं आएगा। 2 5 है, तो 2 5 भी नीचे किसी से भी कनेक्टेड नहीं, तो ये भी एलिमेंट किसी के साथ नहीं आएगा। 3 1 जो है कनेक्टेड है 1 1 से, इसका मतलब है कि पहला एलिमेंट आएगा 3 1। इसी प्रकार 1 3 जो कनेक्टेड है वो हमारे पास इससे कनेक्टेड, यानी कि 1 3 आ जाएगा, यानी कि इसमें हमारे पास दो एलिमेंट आएंगे, पहला एलिमेंट आएगा 3 1 और दूसरा एलिमेंट आएगा 1 3। ओके, तो
इस एग्जाम्पल के थ्रू यानी कि सॉल्व प्रॉब्लम के थ्रू आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम कंपोजिट रिलेशन के अंदर हम रॉस, सॉर, आर सर्कल इन ब्रैकेट एस सर्कल आर कैसे निकालते हैं, और भी काफी वैल्यू हमने यहाँ पर निकालना आपको सिखाई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पर हम आपको प्रूव करने आ रहे हैं कि आर इनवर्स एस इनवर्स आर इनवर्स ऑफ द रिलेशन आर एंड एस रिस्पेक्टिवली, देन सॉर इनवर्स इक्वल टू आर इनवर्स एस इनवर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सॉर इनवर्स जो होता है वो आर इनवर्स एस इनवर्स के बराबर होता है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि आर जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, एस सबसेट होता है बी क्रॉस सी का। तो ऐसी कंडीशन में सॉर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस सी का होगा। तो हम यहां पर इसको पहले लिख लेते हैं। ओके, इसको हमने कुछ इस प्रकार से लिख लिया, राइट। अब आर में एलिमेंट कैसे होंगे, एक्स वाई टाइप के होंगे, वाई में एक्स में एलिमेंट के होंगे, वाई जेड टाइप के होंगे, और साथ में सॉर में कैसे एलिमेंट होंगे, एक्स जेड टाइप के होंगे। तो अब इसी का अगर मैं इनवर्स लिखना चाहता हूं, पर इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास सॉर जो है सबसेट है ए क्रॉस सी का, तो डेफिनेट सॉर इनवर्स जो होगा सबसेट होगा सी क्रॉस ए का होगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, सॉर में एक एलिमेंट को हम लेके चलेंगे, और सॉर में एलिमेंट को लेके चलेंगे और उसको हम प्रूफ करेंगे आर इनवर्स सर्कल एस इनवर्स के अंदर। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे पास जो सॉर इनवर्स जो है यानी कि एस सर्कल आर का जो इनवर्स है वो बराबर होगा आर इनवर्स सर्कल एस इनवर्स के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम सॉर के अंदर अगर एक्स जेड टाइप का एलिमेंट हो तो डेफिनेटली जेड एक्स जो होगा वो सॉर इनवर्स के अंदर होगा। अगर जेड एक्स अगर सॉर इनवर्स के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक्स जेड जो होगा वो सॉर के अंदर होगा। अब अगर एक्स जेड अगर सॉर के अंदर है तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ द कंपोजिट रिलेशन there exists an element y belongs to b such that xy belongs to r and yz belongs to s। इस प्रकार से हम यहां पर इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब xy क्या है, अगर r के अंदर है तो yx कहां पर होगा, r इनवर्स के अंदर होगा। अगर yz अगर हमारा s के अंदर है तो इसका मतलब ये होगा कि zy जो होगा वो s इनवर्स के अंदर होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि zy को हम पहले लिख लेते हैं और yx को हम बाद में लिख देते हैं। ओके, अब यहां पर yz जो है s इनवर्स के अंदर है और yx जो है r इनवर्स के अंदर है। तो यहां पर ये दोनों एलिमेंट जो है कॉमन है और ये वाला एलिमेंट इसके साथ अटैच होगा, तो वो किस में जाएंगे, यस r इनवर्स सर्कल s इनवर्स के अंदर वो एलिमेंट मूव करेगा। तो हमने यहां पे लिखते हैं कि भाई zx जो है r इनवर्स सर्कल s इनवर्स के अंदर यहां पर मूव करेगा। दैट मींस जो एलिमेंट हम जो और इनवर्स में लेके चले थे वो हमने एलिमेंट हमने लाके दे दिया है r इनवर्स सर्कल एस इनवर्स के अंदर। इसका मतलब ये निकलता है कि सॉर इनवर्स जो है वो इक्वल होगा हमारा आर इनवर्स सर्कल एस इनवर्स के इक्वल में। तो आई होप ये आपको थ्योरम आराम से समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल थ्योरम है हमारी है ये। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी रिलेशन के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, कि भाई किस प्रकार से कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं और वो बाइनरी रिलेशन क्या होता है। देखिए अभी हमने रिलेशन पढ़ा, वो रिलेशन हमारा क्या था कि वो ए से बी के लिए था, A इज रिलेटेड टू B हो रहा था। जब बाइनरी रिलेशन की जब बात करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारा B जो होगा वो A के इक्वल हो जाएगा, यानी कि बाइनरी रिलेशन जो होता है वो एक सेट पे ही काम करता है। यानी कि इसको अगर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो किस प्रकार से लिखेंगे, इफ R is a relation from a set A to itself, that is R is a subset of A cross A, then R is called the binary relation। ठीक है, क्लियर है। यदि हमारा एक ही सेट होता है उस पर रिलेशन यदि कोई काम करता है तो उसका मतलब है कि वो बाइनरी रिलेशन हमारा कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले बाइनरी रिलेशन कितने प्रकार के हमारे होते हैं, कुछ यहाँ पे हम 7 to 8 टाइप यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बाइनरी रिलेशन होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा रिलेशन जो किसी और से एलिमेंट रिलेट ही नहीं करता हो। अगर एलिमेंट अगर रिलेट ही नहीं कर रहा है तो ऐसी कंडीशन है वो हमारा कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन। A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element। Obviously हमारे पास कोई एलिमेंट रिलेट ही नहीं कर रहा है तो इसकी कंडीशन में जो होगा हमारा जो रिलेशन होगा वो हमारा फाई बन जाएगा और वो सबसेट होगा A क्रॉस A का। तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक स्कूल के अंदर हमारा एक स्कूल जो है बॉयज का है और हम यहाँ पे एक रिलेशन निकालना चाहते हैं कि हमारे पास वो ए जो है वो बी की सिस्टर है। अब चूंकि हम सिस्टर शब्द अगर हम
हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारे हमने जो सेट जो ले रखा है वो किसका ले रखा है, बॉयज स्कूल, जो स्कूल में जो लड़के हैं वो केवल बॉयज ही हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो जो रिलेशन जो होगा वो एक एम्प्टी रिलेशन की कैटेगरी में आएगा। लेट ए बी ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज इन ए स्कूल। हमने एक स्कूल लिया जिसमें केवल बॉयज ही हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है। इस प्रकार से डिफाइन किया है कि ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो एम्प्टी रिलेशन की कैटेगरी में कहा जाएगा। सेकेंड आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास सेट में जो भी एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट खुद से रिलेट होता है, इटसेल्फ रिलेट होता है, और उसके अलावा उस सेट में कोई भी दूसरे एलिमेंट नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो जो रिलेशन होता है वो आइडेंटिटी रिलेशन की कैटेगरी में कहा जाता है। ओके, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, देन अ रिलेशन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन को हम जनरली आई ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। ध्यान रखिए, इस आइडेंटिटी रिलेशन में कोई दूसरा एलिमेंट एंटर नहीं करेगा। ओके, तो हमने सेट ए लिया जिसमें 3 एलिमेंट थे ए बी सी, तो आई ए क्या होगा, ए बी बी और सी सी। ओके, तो आइडेंटिटी रिलेशन में आ गया, तो डेफिनेटली एम्प्टी रिलेशन जो होगा सबसेट होगा आइडेंटिटी रिलेशन का। ओके, नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे होते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बस माइनर सा डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई एलिमेंट ए लिया हुआ है, ठीक है, सेट से, तो अगर ए टाइप के एलिमेंट अगर आर में आते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यानी कि जितने भी ए टाइप के एलिमेंट जो होंगे अगर वो आर के अंदर आते हैं तो रिफ्लेक्सिव, इसके अलावा उसमें और भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे एलिमेंट नहीं रखेगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। जबकि आइडेंटिटी के अंदर बोला गया है कि उसमें केवल सेम पेयर के एलिमेंट आना चाहिए, उसके अलावा दूसरे एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट कन्वर्ट्स मे नॉट बी ट्रू। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, इफ a relation R on a set A is reflexive AA for every A belongs to A, that is if AA belongs to R for every A belongs to A। और अगर AA अगर R के अंदर नहीं है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हमने कुल दो रिलेशन यहां पर कंसिडर कर लिए और ये पता लगाना चाहते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखिए, अब यहां पे मेरे पास 4 एलिमेंट यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो पहला हमारे पास 1 1 है, 1 1 है, लेकिन 2 2 है, 3 3 और 4 4 नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 4 4 है, लेकिन ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 2 और 3 3 नहीं है। सेकंड रिलेशन देखेंगे, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। हमें केवल सेम पेयर के एलिमेंट से मतलब, बाकी इसके अलावा हमारे पास कोई भी एलिमेंट होगा उनसे में कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो R2 जो है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो करता है। थर्ड रिलेशन को देखें, R3, इसमें ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इन 3 एग्जांपल में हमारे पास केवल R2 ही रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कि जो रिफ्लेक्सिव ना हो, दैट मींस ऐसा रिलेशन जिसमें सेम पेयर टाइप के एलिमेंट ना हो, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। यानी कि हम ऐसी कंडीशन में ये कह सकते हैं कि भाई ये जो R3 जो है वो हमारा एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जबकि R1 और R2 हमारा इररिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा 1 1 भी है, 4 4 भी है, इसमें 1 1 है और बाकी एलिमेंट भी हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिफ्थ रिलेशन हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है कि अगर ए बी टाइप के एलिमेंट हैं तो हमारे पास बी ए टाइप के एलिमेंट उसमें होना जरूरी है। यानी कि इफ ए इज रिलेटेड टू आर दैट डेफिनेटली बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए। ऐसे जो रिलेशन होते हैं वो सिमेट्रिक रिलेशन हमारे कहलाते हैं। एग्जांपल हम फिर से लेते हैं। अब यहां पर हमने एक सेट लिया 2 4 5 6 का। अब हम देखना चाहते हैं कि इन R1 और R2 में कौन सा सिमेट्रिक को शो करता है। अब देखिए, अगर 2 4 है, इसका अपोजिट 4 2 है, सही है। 4 5 है, 4 5 का अपोजिट 5 4 है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक में हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर ए अगर बी से रिलेटिव है तो बी भी ए से रिलेटिव उसमें आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अगर अदर एलिमेंट उसमें है तो हमें उससे मतलब नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारा R1 जो है एक सिमेट्रिक रिलेशन को शो करता है।
R2 के बारे में बात करें 2 4 है लेकिन 4 2 नहीं है, तो हमें आगे कुछ बात ही नहीं करना, यानी कि ये हमारा आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किसे बोलते हैं? देखिए, एंटी सिमेट्रिक अलग होता है और सिमेट्रिक का जो अपोजिट होता है वो हमारा कहलाता है असिमेट्रिक। तो पहले एंटी सिमेट्रिक समझ लेते हैं कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में ऐसा कहा जाता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो ऐसी कंडीशन में ए इक्वल टू बी होगा। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी ए से रिलेटिव तभी होगा जब ए इक्वल टू बी के होगा। ओके, तो ऐसे जो रिलेशन होते हैं वो एंटी सिमेट्रिक की फॉर्म में कहे जाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल हमारे सामने ये है कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है और बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, तो डेफिनेटली ए और बी आपस में इक्वल ही होंगे। तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो एंटी सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखा जाता है। अब बात करते हैं असिमेट्रिक। असिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक रिलेशन का अपोजिट होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन का अपोजिट होता है। सिमेट्रिक रिलेशन में बोला गया है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो असिमेट्रिक बोला है कि भाई बी ए जो होगा आर के अंदर नहीं होगा। तो आर रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज असिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर। ओके, एग्जांपल देखें। 1 2 3 4 हमने लिया, तो हमने देखा कि 1 3 है लेकिन इसका 1 3 है, लेकिन इसमें 3 1 नहीं है, 2 1 है लेकिन इसका 1 2 नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन जो है वो असिमेट्रिक की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट रिलेशन हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। भाई ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी। यानी कि इसमें एक प्रकार की चेन बनती है, जिसमें चेन के थ्रू हम यहाँ पर इसको निकालते हैं। तो डिफाइन किस प्रकार से करते हैं इसको? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, अब जैसे हमने सेट ले लिया, हमारे पास ए दिया, हमारे पास 3 5 है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसका 1 5 भी हमें मिल रहा है। ओके, एक दूसरा एक सिंपल एग्जांपल हमारा है कि अगर 3 लाइन हमने ले लेकर L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो L1 परपेंडिकुलर होगी L3 के। एक सिंपल एग्जांपल हम ऐसा भी ले सकते हैं, मान लो हमने अगर 3 डायमेंशन अगर हमने कोऑर्डिनेट ले लिया x y और z, है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई x जो है परपेंडिकुलर है y के, है ना, y परपेंडिकुलर है z के, तो डेफिनेटली हमारा x जो होगा वो z के परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में सेम पेयर के एलिमेंट आएंगे, जबकि रिफ्लेक्सिव में सेम पेयर के एलिमेंट के साथ साथ दूसरे एलिमेंट भी आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हर आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ट्रांसिटिव, क्योंकि हर आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो ट्रांसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट लेंगे, हमने लेगा ए बी बी और सी सी। मान लो अगर हमारे पास सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, और इसका हम आइडेंटिटी रिलेशन निकालना चाहते हैं ए बी बी और सी सी, तो ए है बी बी है तो ए सी भी होगा। इसका मतलब कि ए बी और सी सी के फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। एवरी यूनिवर्सल रिलेशन इज ट्रांसिटिव। यूनिवर्सल रिलेशन कैसे बोलते हैं? ऐसा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है जिसमें ए क्रॉस ए जो होता है वो आर के इक्वल होता है। तो डेफिनेटली अगर ए क्रॉस ए अगर आर के इक्वल होगा तो वो ट्रांसिटिव तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम दिए हुए हैं, इन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा। और अगर आप लेक्चर पे कुछ और भी चाहते हैं जिसमें कि आपको लगे कि सर आप इसमें और भी कुछ ऐड करें, तो आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जैसे कि आपको फर्दर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेन गुप्ता। थैंक यू सो मच एंड गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।